सोशल मीडिया पर आज सबसे बड़ी खबर जो लोग चटकारे लेकर वायरल कर रहे हैं, बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। प्रधानमंत्री के लिए माला लाया गया, उसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अमित शाह को मोदी से ज़्यादा अमित शाह जानते हैं मोदी को। उनको पता था कि ये नहीं हो सकता है। अंत तक राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा घुसने की कोशिश करते रहे। बाद में पता चला कि इस माले में सिर्फ प्रधानमंत्री की जगह है। लोग इसको लिख रहे हैं कि सोचिए, जब देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के लिए जगह नहीं है तो बाकी लोग जो बीजेपी में जा रहे हैं उनका क्या होता होगा। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी खबर नहीं है। सबसे बड़ी खबर है झारखंड। चंपई सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस होगा। टीवी अखबार को एक बार फिर से पेट फूल रहा है। चंपई सोरेन ने मान्यवर कांसीराम साहब का नारा दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो सोचिए, पहले बिहार ने जाति जनगणना कराया, 65% रिजर्वेशन किया, और अब ये झारखंड में अगर चमत्कार हो जाए, ये कर दिया चंपई सोरेन ने, तो 40 और 14 मतलब 54 सीटों पर बीजेपी का सुपरा साफ। मतलब सोचिए, बीजेपी अभी फिलहाल 300 है, 370 जो कहा जा, 270 की बहुमत है, 300 के करीब सीट है। उसमें से 270 में से 54 घटा दीजिए तो सोचिए 200 से नीचे बीजेपी 200-225 रह जाती है। तो क्या बीजेपी जो टीवी अखबार चला रहा है 400 पार, बीजेपी जो कह रही है 400 पार, उसके नीचे कोई डर दिखा रहा है? डर तो है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, जो पार्टी कह रही है 400 पार, वो कांग्रेस के तमाम सवर्ण नेताओं को अपने गठबंधन में ले रही है। पहला नेता इस चौहान, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मराठा समाज से हैं। क्या वो वोट ला पाएंगे? सवाल है कि शिंदे ऑलरेडी उनके गुट में है, अजित पवार ऑलरेडी गुट में है। चौहान के जाने से एक बीजेपी का जो कार्यकर्ता होगा उसका टिकट जाएगा। जो टिकट कांग्रेस के हिस्से में जाना था, तो कांग्रेस को इससे फायदा होता दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, लगता है बीजेपी का जो पूरा खेल है, कई बार क्या होता है ना, ज़्यादा सफलता आपको गुमराह कर देती है या ज़्यादा सफलता आप में घमंड भर देता है। मनीष तिवारी, सोचिए, पंजाब से, जनरल कैटेगरी से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, उनकी भी बात हो रही है कि वो भी जा सकते हैं बीजेपी में। तो सवाल है कि वो वोट किसका लाएंगे? ब्राह्मण समाज तो पहले से ही बीजेपी में है। अब बात है कमलनाथ की। कमलनाथ आ सकते हैं बीजेपी में या चले भी गए, तो वो किसका वोट लाएंगे? वो भी जनरल कैटेगरी से हैं, खत्री समाज से हैं। तो सवाल है कि बीजेपी को फायदा अनुप्रिया पटेल से हो रहा है, जयंत चौधरी से थोड़ा बहुत हो सकता है, निषाद से हो रहा है, तेजस और चिराग पासवान से हो रहा है। लेकिन बीजेपी को इन सवर्ण नेताओं से कोई फायदा नहीं होता दिख रहा है। तो कहीं बीजेपी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही है? इसको मैं समझाऊंगा आपको बिहार से। बिहार में नीतीश कुमार का एनडीए में जाना, तेजस्वी यादव की सरकार भले चली गई, स्टेट सरकार में उनकी हिस्सेदारी घट गई, लेकिन लोकसभा चुनाव के दृष्टि से देखें तो ये बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के ट्रांसफर होने से लगभग 1.5% 2% वोट ट्रांसफर होगा, बदले में 15 से 18 सीटें दी जाएगी। और सवाल है कि नीतीश अगली बार नहीं बदलेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा, तेजस्वी के पास अब बड़ा मौका है कि वो तमाम नए लोगों को, जो युवा नेता हैं, उनको गठबंधन में शामिल करे। चाहे मुकेश सहनी को वो 2 से 3 सीटें दे सकते हैं, चिराग पासवान के लिए ऑप्शन खुला रख सकते हैं, तो नए पार्टनर्स बना सकते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ सकते हैं। और वहीं वो दलित पिछड़े और ओबीसी का टिकट भी बढ़ा सकते हैं। तो बिहार में भी बीजेपी नुकसान में है। झारखंड में चंपई सोरेन ने कहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, ये मास्टर स्ट्रोक है। कांग्रेस कह रही है कि हम तेलंगाना में भी जाति जनगणना कराएंगे, ये भी मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन सोचिए, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, मुझे तो लगता है एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। सारे नेता तब तक चुप हैं या तब तक दल बदल चल रहा है, या तमाम विपक्षी दल इसलिए चुप है कि एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए, उसके बाद सब अपना रंग दिखाएंगे। क्योंकि लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स ईडी का काम ही यही रह गया है, इसलिए सब चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन सवाल है कि जो पार्टी 400 पार कह रही है, वो दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं को, विपक्षी पार्टियों से नेताओं को आयात क्यों कर रही है, उनको ढो क्यों रही है?
और जितने सवर्ण नेता बीजेपी को में जा रहे हैं, सच मानिए तो बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं। सवर्ण समाज का वोट तो ऑलरेडी बीजेपी के साथ है। हाँ, इस बीच अखिलेश यादव का नुकसान होता हुआ जरूर दिख रहा है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बगावत की, उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया, पार्टी नहीं छोड़ा है। पल्लवी पटेल ने कहा कि ये पीडीए कहाँ है, 2 सवर्णों को टिकट दे दिया अखिलेश यादव ने, उससे लेकर नाराजगी आज एक मुस्लिम नेता ने छोड़ा है। लेकिन सवाल है कि वो जाएंगे कहाँ, कांग्रेस से गठबंधन में जाएंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ मायावती बड़ी फैक्टर है। अगर मायावती के साथ सपा का और कांग्रेस पूरे देश में गठबंधन कर लेती है तो सबसे बड़ा मिरेकल हो सकता है और बीजेपी का कहीं भी नामलेवा नहीं बचेगा, क्योंकि 15% 16% वोट एक साथ स्विच कर जाएगा। वहीं अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आजाद को अगर सामने लाते हैं तो भी एक बड़ा फायदा होगा, या कांग्रेस चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन करती है तो भी हिंदी पट्टी वाले राज्यों में बड़ा फायदा होता दिख रहा है। तो सवाल है कि जो पार्टी 400 पार का नारा कह रही है, उस पार्टी के पास अभी भी इतनी जगह है कि वो विपक्षी दलों के नेताओं को, सवर्ण नेताओं को ले रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब सवर्ण नेता किसी पार्टी में जाते हैं, खासकर बहुजन दलों में, तो वो इंडिविजुअल जाते हैं। बीजेपी में अगर वो जा रहे हैं तो उनका कोई फायदा नहीं, क्योंकि बीजेपी में तो ऑलरेडी सवर्ण समाज है। हाँ, दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता अगर बीजेपी में जाते हैं तो वो अपने जमात का वोट ले जाएंगे। इसलिए बीजेपी जितने सवर्ण नेताओं को दूसरी पार्टियों से ले रही है, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, उसके कार्यकर्ताओं के लिए उतना टिकट कम हो रहा है। अगर वो दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को गठबंधन कर रही है, उनको ला रही है, तो उनको फायदा हो सकता है। सवाल तो यही है कि राजनीति तो अब दलित, पिछड़े के बगैर हो नहीं सकती है। तो 400 पार कहीं ये एक नया तरकीब तो नहीं है, कहीं जानबूझकर गुब्बारा तो नहीं भरा जा रहा है, कहीं बीजेपी सहम तो नहीं गई है। ग्राउंड रिपोर्ट माने तो युवा नाराज हैं, बेरोजगार नाराज है। ये तस्वीर देखिए, 50 लाख युवाओं ने एग्जाम दिया है, 60,000 पुलिस की भर्ती थी। यूपी की हालत है ये। 10 साल तो इस देश में मनमोहन सिंह रह के गए थे। मीडिया कैंपेन वाजपेयी ने भी इसी तरह से किया था। मोदी की रणनीति थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 2024 में 400 पार कहने वाली बीजेपी कांग्रेस नेताओं के भरोसे बैठी है, उनको अपने पाले में ले रहे, और वो भी सवर्ण नेता। मनीष तिवारी, कमलनाथ, चौहान, ये सब सवर्ण नेता हैं जिनके बीजेपी में आने से कोई ज़्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी भी अगर अखिलेश यादव और मायावती जी और कांग्रेस का गठबंधन पैन इंडिया हो जाता है तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वैसे भी बिहार में और झारखंड में जम्पई सोरेन ने जिस तरह से जाति जनगणना का ऐलान किया है, उससे तो साफ है कि 400 पार को बड़ा झटका लगने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो सुनिए। आप देख लीजिएगा, शाम तक शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बना लेंगे, अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 45 आप उड़ा दें। और देखिए, जितना तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ, ये सारा खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर पीएमएलए एक्ट, मतलब ईडी को जो अधिकार दे दिया गया, वैसे चिदम्बरम ने दिया था, वो अगर हट जाए तो आज शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अलग पार्टी बना लेंगे। मतलब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी कि नहीं, ये भी तय है। अरविंद केजरीवाल अभी भी बीजेपी को धोखा दे रहे हैं, मैनेज भी हो रहे हैं, दिखने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं भी दिखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, समाजवादी पार्टी को पीडीए पर आना पड़ेगा, और तमाम विपक्षी दलों के लिए सबसे जो गुरु मंत्र है वो सिर्फ यही है कि अगर तमाम विपक्षी दलों ने सवर्ण नेताओं को टिकट दिया तो चुनावी हार के लिए वो तैयार है। सोचिए, जो सवर्ण नेता तमाम विपक्षी दलों में होकर जाके बीजेपी में मिल जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, क्योंकि उनका समाज उसके साथ है, वो कल अगर जीत के भी विपक्षी दलों से आते हैं तो क्या गारंटी है कि बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं की इतनी नैतिकता तो है। जयंत चौधरी ने कम से कम गठबंधन किया है, विलय नहीं किया है। अनुप्रिया पटेल ने गठबंधन किया है, विलय नहीं किया है। निषाद ने गठबंधन किया है, विलय नहीं किया है। चिराग पासवान ने गठबंधन किया है, विलय नहीं किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन किया है, विलय नहीं किया है। और क्या गारंटी है कि कल अगर 50 से 100 सीटें बीजेपी को अगर मुश्किल पड़ जाए तो ये दल सोशल जस्टिस के नाम पर अलग नहीं हो सकते हैं। तो तमाम विपक्षी दलों को एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे बीजेपी 15% मुसलमानों के बगैर चुनाव लड़ती है, अगर तमाम बहुजन पार्टियां और विपक्षी दल सवर्ण 12 से 15% सवर्णों को टिकट न देकर बैकवर्ड समाज को टिकट दे, क्योंकि बीजेपी की मजबूरी है, उनको सवर्णों को टिकट देना पड़ेगा 50%। वो 50% ही अदर बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल SC ST को तो रिजर्व पर देंगे, ओबीसी को भी वो 50% से ज़्यादा नहीं देंगे।
अगर विपक्षी दल ओबीसी को, खासकर जो 60% आबादी है, 55% आबादी है, जिसकी राहुल गांधी रोज चर्चा कर रहे हैं, अगर इन दलों के नेता अगर ओबीसी को 100% टिकट दें, सवर्णों के बदले ओबीसी को टिकट दें, एससी एसटी को रिजर्व से ज्यादा टिकट दें, तो पूरा खेल बदल सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, ग्राउंड पर आप जाएंगे, टीवी अखबार में बीजेपी का प्रचार है, जोर शोर है, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति बिल्कुल उलट है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और खासकर जिस तरह से सोशल मीडिया आया है और जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी के लोग जागरूक हुए हैं, वो भी बीजेपी के लिए मुसीबत है। किसान आंदोलन एक बड़ा मुसीबत है। तो हमारे यहाँ कहावत है, जब आदमी दिया जब बुझने वाला होता है तो जोर से फरफराता है। बाई मतलब होता है जब आदमी अंतिम स्थिति में होता है तो ज्यादा एफर्ट लगाता है। तो क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है और इसीलिए वो एक आडंबर रच रही है 400 पार? ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर विपक्षी दलों ने सवर्णों के बदले एससी एसटी ओबीसी किसानों का टिकट बढ़ाया तो वो बीजेपी पर बढ़त बना सकते हैं। और मायावती क्रूशियल फैक्टर हैं, चंद्रशेखर क्रूशियल फैक्टर हैं और जाति जनगणना सबसे बड़ा फैक्टर है। तो बिहार झारखंड में तो बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। देखते हैं 2024 में क्या होता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। 400 पार सच है या प्रचार है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।